जो है वो एक्टिवेट करने की जरूरत है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज गैसियस स्टेट। बेटा जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट चैप्टर की, तो गैसियस स्टेट चैप्टर में हम सभी को पता है 4 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। काइनेटिक गैस इक्वेशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। क्रिटिकल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक गैस इक्वेशन पे इस स्टेज पर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है। हमारे को जो जरूरत रहती है वो किस चीज की रहती है? वो हमें जरूरत रहती है एक बार दोबारा से अगर हमारे पास रियल गैस इक्वेशन के बारे में इंटरप्रिटेशन हो सकता है हमारा कुछ सोच जो है वो चेंज होता है, राइट। बट बिफोर वी मूव टू इट, बार बार जो लॉज यूज होते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, तो उनमें पहला लॉ है डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहाँ यूज करने की जरूरत है? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? वे प्रेशर ऑफ एनी गैसियस मिक्सचर इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन इट। ये गैसियस मिक्सचर जो है वो कहीं भी हो सकता है। आप ऑर्गेनिक के रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन कर रहे हैं, और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिले हैं जो सारे गैसियस हैं। जैसे आप मीथेन का क्लोरीनेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो आप क्या CH3Cl, प्लीज म्यूट करें, और CHCl3 और CCl4 मिल जाता है। अब ये वेपर फॉर्म में आपको मिल गए, गैसियस फॉर्म में आपको मिल गए, तो इनमें इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी कैसे पता लगाएंगे एक्सपेरिमेंटली? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज मोल फ्रैक्शन इनटू V2। तो अगर हमें पता है कि इनका मोल फ्रैक्शन क्या है, तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हम पार्शियल प्रेशर एक्सपेरिमेंटली निकालने में कामयाब हो जाएं, टोटल प्रेशर निकालने में कामयाब हो जाएं, तो हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी गैस किस अमाउंट में मिली है। तो जब आप डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाएं, तो खाली एक इक्वेशन को क्रैम ना करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डॉल्टन लॉ पे 3 इक्वेशंस पर होनी चाहिए। नंबर 1, total pressure of any gaseous mixture is the sum total of all the gases present in it. Number 2, partial pressure of any gas in the gaseous mixture is the product of its mole fraction and total pressure. Vice versa, mole fraction of any gas in the gaseous mixture is the ratio of its partial pressure to that of total pressure. तो उसकी कंट्रीब्यूशन हम यहां से निकाल सकते हैं। तीसरा, आप सभी जानते हैं जब गैस मॉइस्ट होती है, लिक्विड के सरफेस पर कलेक्ट होती है, तो जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है वो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है। तो हमारे पास कोई भी प्रेशर ऑब्जर्व्ड दिया है, क्वेश्चन में जो भी प्रेशर दिया होगा वो ऑब्जर्व्ड दिया होगा। अगर किसी गैस को लिक्विड के सरफेस पर कलेक्ट किया गया है, तो उसका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के बराबर है। तो डॉल्टन्स लॉ की जब हम बात करते हैं, तो हम इन 3 चीजों पे प्राइम फोकस करते हैं। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर से कैसे निकाला जाता है, पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, और प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस या प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑन लिक्विड सरफेस क्या मीनिंग होता है, राइट। पार्शियल प्रेशर जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी गैस का, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन दैट कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होता है। गैस के केस में हम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ना लिखकर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, कितना प्रेशर एक गैस एक्सर्ट कर रही है उस वेसल में, जिस वेसल में आपने उसको स्टोर किया हुआ है, राइट। तो पार्शियल प्रेशर को इस तरह से हमें रिलेट करना है।
हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी क्वेरी? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राहम्स लॉ। हाँ गुरपारस बोलिए। सर हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी यही टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था सर उसमें हमने क्या था, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए डॉट पी नॉट ए प्लस एक्स बी डॉट पी नॉट बी। सर हम जो पार्शियल प्रेशर था वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का ले रहे थे नहीं रादर नहीं देन नहीं टोटल नहीं, प्रेशर। वो हम लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। जब हम लिक्विड स्टेट में लेंगे तो राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। और उस चैप्टर में भी जब हमने डिस्टिलेशन की बात की तो डिस्टिलेशन में हमने डाल्टन्स लॉ लगाया। जब हमने डिस्टिलेशन की बात की हमने वेपर स्टेट का कंपोजिशन लिया। जब वेपर स्टेट का कंपोजिशन लेते हो तो कहते हो पी ए इज इक्वल टू वाई इंटू पी एस। तो वाई इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड पी एस इज द पी टोटल। तो अगर आप वेपर स्टेट से निकाल रहे हो तो गैसियस स्टेट है, अगर आप लिक्विड स्टेट से निकाल रहे हो तब तो ड्राउल्ट्स लॉ है, राइट। तो हमारे पास उन दोनों को हमें समझना है कि वो दो अलग अलग कंडीशंस हैं। सेकंड लॉ मेरे पास आ रहा है, जिस चीज को मैंने लिया है वो है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमें ये समझना है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं है खाली, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या चीज है? वो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात आएगी वो डिपेंड करेगा कि कोई गैस कितनी क्विकली मूव कर रही है, वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उस गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब टी एंड पी आर कांस्टेंट। we say under standard conditions, under constant condition of pressure and temperature, rate of diffusion is inversely proportional to square root of density। डिफ्यूजन का मतलब मोशन होता है और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो लॉ है वो हमेशा दो गैसेस के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। स्टेटमेंट हमने कैसे भी लिखी है बट हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो दो गैसेस को आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं R1 by R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 by M1। तो आपके पास M2 M1 का जो रिलेशन है वो निकाल कर हम किसी भी गैसियस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाला जा सकता है। मैंने जैसा कि डाल्टन लॉ में कहा था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर निकाल रहा हूं। इसी तरह ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर निकाल सकता हूं। हमें यह पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास, so on to mole fraction of ith number of gases into its molecular mass। तो हमारे पास किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो मोलर मास होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू मॉलिक्यूलर मास का सम टोटल समेशन ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज समेशन ऑफ मोलर मास इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस। जितनी भी गैसेस आपने ली हैं उन गैसेस का सम टोटल लेना है। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हमारे पास यही लॉ रह जाता है, लेकिन जब हम इफ्यूजन की बात करते हैं, इफ्यूजन में हमारे पास एरिया ऑफ द ऑरिफाइस और एरिया ऑफ द वेसल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं रेट ऑफ इफ्यूजन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि एक बैलून में मेरे पास ए बी सी 3 गैसेस हैं, उसमें एक हल्का सा होल हो गया और वो गैसेस इफ्यूज आउट हो रही हैं। अब उनका गैसियस मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, जो हमने डाल्टन से लगाया। अब इस प्रेशर को हमें यहां लगाना है, दैट इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ में हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन दोनों को यूज किया जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion and diffusion is inversely proportional to square root of density और inversely proportional to molecular mass होता है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट गैसेस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर निकालने के काम आता है। ग्राहम्स लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब इफ्यूजन की बात होती है। इफ्यूजन है गैसियस सिलेंडर में से गैसेस का बाहर आना, एक बल्ब में से गैसेस का बाहर आना, एक बलून में से गैस का लीकेज के कारण बाहर आना। तो वहां ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां पर एरिया ऑफ ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब वो होल जिसके थ्रू गैस जो है वो एस्केप कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जिस प्रेशर से गैस ने एस्केप करना है, और टेम्परेचर ऑफ द वेसल और डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। वैसे इफ्यूजन में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज नहीं है, क्योंकि जब आपने बैलून में रखा है तो टेम्परेचर सभी गैसेस का सेम ही होगा। डिफरेंस कब आता है, जब आप दो डिफरेंट गैसेस की डिफ्यूजन अलग अलग वेसल से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है? ग्राहम्स लॉ में कुछ पूछना है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में लिया है वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या चीज है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मुझे किसी गैस को कंप्रेस करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज V real upon V ideal when same temperature and pressure is applied। जब मैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर लगा रहा हूं तो कोई गैस कितना वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रही है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दिख रहा है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। अगर एक स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इस एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड करेगा तो किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर 3 केसेस बन सकते हैं। इन 3 केसेस में Z की वैल्यू जो है, Z की वैल्यू नहीं लिखते, V रियल V आइडियल के बराबर आ गई, V रियल V आइडियल से ज्यादा हो गई, V रियल V आइडियल के से कम हो गई। अब अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के बराबर आया है, रियल गैस क्या होती है? कोई भी गैस जो मैं एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूं वो रियल गैस है, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसको रियल गैस कहते हैं। तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर है, तो Z की वैल्यू 1 होगी। अगर Z की वैल्यू 1 है तो गैस उस टेम्परेचर प्रेशर पर आइडियल गैस है। अगर V रियल ज्यादा आ रहा है इसका मतलब गैस लेस कंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेस नहीं होना चाह रही, इसीलिए रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आया है, तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो वो गैस लेस कंप्रेसिबल है, मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस दैट गैस। अगर मैं सेम टेम्परेचर प्रेशर लगा रहा हूं और गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब गैस इज मोर कंप्रेसिबल, इसका मतलब Z वैल्यू इज लेस देन 1।
तो हमारे पास Z को निकालने का दूसरा तरीका NRT बाय PV भी होता, PV बाय NRT भी होता है। PV बाय NRT होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास Z को PV अपॉन RT बहुत सारी बुक्स लिखती हैं, पर इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। तो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को V रियल अपॉन V आइडियल लिखना है जब हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस को स्टडी कर रहे हैं। आइडियल का मतलब ही ये है कि कोई गैस नहीं है, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन से वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, और V रियल है जो गैस एग्जिस्ट कर रही है, मैं उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो मुझसे ज्यादा एफर्ट मांग रहा है कंप्रेस करने के लिए। अगर उसका वॉल्यूम कम आ रहा है तो वो कम एफर्ट मांग रहा है कंप्रेस होने के लिए, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मोर आ जाता है। अब क्योंकि साइंस का एम ऑब्जर्वेशन को रीजन देना है, तो रीजन देने के लिए हमने एक्सप्लोर किया वंडरवॉल इक्वेशन को, 1 प्लस A अपॉन RTV and Z is equals to 1 minus PB upon RT। अब इसने कहा अगर Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, 1 प्लस PB अपॉन RT and A अपॉन RT। अगर Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब गैस लेस कंप्रेसिबल है। ऐसी गैस वो होगी जिसका वंडरवॉल कांस्टेंट B सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर गैस लेस कंप्रेसिबल है तो उसकी वजह है कि उसका वंडरवॉल कांस्टेंट B, जो फाइनाइट साइज की बात करता है, जो रिपल्शंस की बात करता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जिस टेम्परेचर प्रेशर पर आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर प्रेशर पर आप Z ग्रेटर देन 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टेम्परेचर प्रेशर पर आपके पास वंडरवॉल कांस्टेंट B उस सर्टेन गैस का ज्यादा है। इसी तरह जब मेरे पास Z वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो A सिग्निफिकेंट है। तो आपके पास जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वही गैस मोर कंप्रेसिबल होगी। तो A कांस्टेंट सिग्निफिकेंट है तो लेस कंप्रेसिबल है, B सिग्निफिकेंट है, सॉरी A सिग्निफिकेंट है तो मोर कंप्रेसिबल है, B सिग्निफिकेंट है तो लेस कंप्रेसिबल है। तो आपके पास वंडरवॉल कांस्टेंट A और B का क्या सिग्निफिकेंस है, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझाता है। हमने कहा हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का रिलेशन एक और इक्वेशन के साथ है, उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर इज A अपॉन RB। एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर, Z value is greater than 1. Any temperature less than boils temperature, Z value is less than 1. तो किसी भी गैस के लिए जब आप बात करते हो मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल, तो इसका मतलब है आप जो स्टडी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो, वहां टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर है या लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रियल गैस के वॉल्यूम और आइडियल गैस के वॉल्यूम की रेशो का नाम है। अगर रियल गैस का वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर आता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा, और वो गैस उस टेम्परेचर प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आता है तो गैस लेस कंप्रेसिबल है, वो रेजिस्ट कर रही है, मैं प्रेशर लगा रहा हूं, उसको नजदीक लाना चाह रहा हूं, और वो रेजिस्ट कर रही है। और अगर मेरे पास V रियल लेस देन V आइडियल आता है
तो मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और गैसेस कंप्रेस हो गई, राइट। हमने कहा इसको अगर हमें रीजन देना हो ऐसा क्यों हो रहा है, तो z वैल्यू ग्रेटर देन 1 तब आती है जब 1 प्लस पीबी बाय आरटी आता है। इसका मतलब जब जिस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे वंडरवॉल कांस्टेंट बी सिग्निफिकेंट हो जाएगा किसी भी XYZ गैस के लिए, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और अगर किसी भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, तो मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 हो जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल खुद को खींच लेते हैं। हमने कहा अगर हमें इस टेम्परेचर की जगह कुछ और दिया हो, बॉयल्स टेम्परेचर से रिलेट किया हो, तो उसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कैसे रिलेट करेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर गैस लेस कंप्रेसिबल होती है और बॉयल्स टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर पर गैस मोर कंप्रेसिबल होती है। तो वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी की रेशो से जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट पर हम पहुंचते हैं वो बॉयल्स कांस्टेंट है, और वो हमारी मदद करता है समझने में कि किस टेम्परेचर प्रेशर पर किस गैस को मोर कंप्रेसिबल या लेस कंप्रेसिबल होना। आप जानते हैं कि टेम्परेचर के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं रियल गैस में, क्रिटिकल, इन्वर्जन और बर्स्ट। इसका मतलब गैस की प्रॉपर्टी को मेनली जो रेगुलेट करती है टर्म, वो टेम्परेचर है, प्रेशर नहीं। बहुत सारे बच्चे प्रेशर लेते हैं लेकिन वो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिसाइड करनी है और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ने डिसाइड करना है कि हम गैस को साथ बिठा सकते हैं या नहीं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं। इसलिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का पैरामीटर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So these were the concepts which I have to discuss with all of you about states of matter or gaseous state. Any confusion, any doubt you would like to discuss?